अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंस है डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस होता है। डायबिटीज़ टाइप 1 जो है उसकी जो ऑनसेट होती है वो सडन होती है, ठीक है, और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो उसकी ऑनसेट ग्रेजुअल होती है। टाइप 1 जो है वो मोस्टली यंग एज में होता है, टाइप 2 जो है अडल्ट्स में होता है, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो थिन और नॉर्मल होते हैं, और टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो ओबीज़ होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में कीटो एसिडोसिस कॉमन है, टाइप 2 डायबिटीज़ में नॉर्मली हमें मिलता ही नहीं है कीटो एसिडोसिस, ठीक है। और टाइप 1 डायबिटीज़ में ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज़ में एंडोजीनस इंसुलिन या तो लो होगा या तो एब्सेंट होगा। टाइप 2 डायबिटीज़ में एंडोजीनस इंसुलिन नॉर्मल होता है, डिक्रीज़ होता है या फिर इंक्रीज़ हुआ होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर 50% चांसेस हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ में 90% चांसेस हैं। टाइप 1 लेस प्रिवेलेंट है और टाइप 2 इज़ मोर प्रिवेलेंट 90 to 95%, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ है वो बेसिकली इसलिए है कि ये उन लोगों के लिए जिनको पहले से थोड़ा कॉन्सेप्ट है चीज़ों का, ठीक है। तो इस वजह से मैं चीज़ें जो है वो जल्दी जल्दी रिपीट कर रही हूँ। अब डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस किस तरह होता है वो मैंने पहले ही बता दिया कि अब पेशेंट जो है अगर कोई आपके पास पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सी और पॉजिटिव ग्लूकोज इन यूरिन के साथ प्रेजेंट करता है तो आपने उसका क्या करना है, फास्टिंग ब्लड शुगर करना है, नॉट रैंडम। यू शुड रिमेंबर फास्टिंग ब्लड शुगर हमें करना होता है फॉर द डायग्नोसिस, नॉट रैंडम। फास्टिंग ब्लड शुगर एक तो ये कि चीपर भी होता है और यूजुअली यूज वाइल HbA1c इज़ मोर expensive, so it is usually used if there is uncertainty. However, both are right options for diagnosing diabetes mellitus, but the former is to an extent is more preferred. HbA1c expensive होता है और FBG जो है वो चीपर होता है, तो हम फास्टिंग ब्लड शुगर कर लेते हैं। और HbA1c तो वो तो बहुत ज़्यादा डायग्नोस्टिक है कि आपको प्रीवियस 3 मंथ की पूरी हिस्ट्री मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, अल्कोहल क्या कर सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर सकता है, ठीक है। अगर कोई पेशेंट कन्फ्यूजन, अनएबल टू स्पीक, इम्पेयर्ड GCS और इवन कोमा के साथ भी प्रेजेंट करता है तो आपने क्या करना है, उसका पहले ब्लड ग्लूकोज को चेक करना है। तो कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर सकती है, मतलब ग्लूकोज लेस दैन 4 मिलीमोल पर लीटर। तो इसमें सल्फोनाइल यूरियाज है, एक्सेस पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है, ठीक है। और अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन जैसे लीवर फेलियर है, इम्पेयर्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस है, एडिसन डिजीज जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू लो कॉर्टिसोल्स होते हैं यानी एड्रीनल इनसफिशेंसी, उसमें हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है। और ड्रग्स तो आपने याद रखना है, सल्फोनाइल यूरियाज, एक्सेस पैरासीटामोल और एस्प्रिन, ठीक है। अब इसको आपने याद रखना है मॉडी, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ इन द यंग, मतलब मतलब जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस की बात हो रही है। अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस लेस दैन 25 ईयर ओल्ड में है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, 2 जनरेशन को डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया है, नो नीड फॉर इंसुलिन, इनिशियली पेशेंट विल रिस्पॉन्ड टू सल्फोनाइल यूरियाज, रिफर टू एंडोक्राइनोलॉजी फॉर जेनेटिक काउंसलिंग फॉर मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ इन द यंग, ठीक है। दिस इज़ यूजुअली डन बिफोर परफॉर्मिंग जेनेटिक टेस्ट, पहले काउंसलिंग करना है फिर जेनेटिक टेस्टिंग वगैरह करती है। वैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें नहीं होती, हम जो है वो पेशेंट को ओरल मेडिकेशंस पे रखते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन हो गया, सल्फोनाइल यूरियाज वगैरह हो गया। यंग एज में जो है वो सल्फोनाइल यूरियाज जो है वो प्रीफर की जाती है। फिर एडिसन्स इलेक्ट्रोलाइट्स, लो सोडियम एंड हाई पोटेशियम, किसको इंडिकेट कर रहा है ये, एड्रीनल इंसफिशेंसी को, यानी प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशेंसी एडिसन डिजीज़। ऑल आर हाइपो एक्सेप्ट पोटेशियम, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन होगी, ठीक है, प्लस हाइपरकैलीमिया और एब्डोमिनल पेन एंड हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, बट इट इज़ ओनली सीन, हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो सिर्फ प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशेंसी में देखा जाता है, सेकेंडरी एड्रीनल इंसफिशेंसी में नहीं देखा जाता, ठीक है। लो कॉर्टिसोल, लो एल्डोस्टेरोन, हाई ACTH की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होगी, लो कॉर्टिसोल की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया एंड आर्ट्रियल हाइपोटेंशन होता है, लो एल्डोस्टेरोन हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरकैलीमिया करवाता है, ठीक है। और हाई पोटेशियम जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवाता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है हमारे पास एडिसन्स में। उसके बाद फिर कशिंग डिजीज़ इज़ नॉट द सेम एज कशिंग सिंड्रोम,
कशिंग डिजीज़ में क्या होता है, कशिंग डिजीज़ पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से होता है। पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से एक्सेस ACTH रिलीज़ होता है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो है वो बोथ एड्रिनल ग्लैंड में फिर ये ट्रैवल करेगा और मेक देम टू सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल। ठीक है, बायलेटरल होता है एड्रिनल हाइपरप्लेजिया माइट अकर, बायलेटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया की वजह से भी हो सकता है और पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से भी कशिंग डिजीज़ हो सकती है। रिमेंबर इन कशिंग ACTH इज सप्रेस्ड बाय लो ओवरनाइट और हाई डोज ऑफ डेक्सामेथासोन। ठीक है, अगर कशिंग डिजीज़ आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो ACTH ओवरनाइट लो ACTH टेस्ट और हाई डोज डेक्सामेथासोन से ACTH क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा आप या तो ओवरनाइट डेक्सामेथासोन टेस्ट करवा सकते हो या हाई डोज ऑफ डेक्सामेथासोन टेस्ट करवा सकते हो। दोनों केसेस में ACTH क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, निमोनिक क्या है फॉर कशिंग सिंड्रोम को याद रखने के लिए C4 सेंट्रल ओबेसिटी, सर्वाइकल फैट पैड्स, कोलेजिन फाइबर वीकनेस, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस। ठीक है, कॉमिडन्स एक्नी होगा, कैटरेक्ट ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया, सेंट्रल ओबेसिटी, सर्वाइकल फैट पैड, कोलेजिन फाइबर वीकनेस, प्रॉक्सिमल जिसको हम लोग प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस बोलते हैं, कॉमिडॉन एक्नी हो रही है, कैटरेक्ट हो रहा है ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया। U4 इंक्रीज यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल एंड ग्लूकोज। S4 स्ट्राई, ठीक है, ब्रॉड वायोलिशियस स्ट्राई, पर्पल कलर के स्ट्राई होते हैं ये, और सप्रेस्ड इम्यूनिटी, इंक्रीज इन्फेक्शन सस्पेक्टिबिलिटी। ठीक है, H4 हाइपर कॉर्टिसोलिज्म, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हिर्सुटिज्म। हाइपरटेंशन यूजुअली डेट रिक्वायर्स ग्रेटर दैन 2 हाइपरटेंसिव एजेंट। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट ले रहा है लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा, हाइपरटेंशन वैल्यू कम नहीं आ रही, तो इसका मतलब कि कोई अनदर कॉज है, एंडोक्राइनल कॉज है। I4 आइट्रोजेनिक, मतलब इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। N4 नॉन नाइट्रोजेनिक, कोई न्यूप्लाज्म है। G4 ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ग्रोथ रिटार्डेशन। तो अगर आपको सेंट्रल ओबेसिटी, इंक्रीज यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल, ग्लूकोज, स्ट्राई, सप्रेस इम्यूनिटी, हाइपर कॉर्टिसोलिज्म, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया, हेरोसिटिज्म और ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ग्रोथ रिटार्डेशन, ये सारी चीज़ें भी याद रहती हैं अगर इस निमोनिक से, तो ये मोर देन इनफ है, आप इसका केस जो है फ़ौरन से डायग्नोज कर लोगे। अदर्स में हाइपर नाइट्रीमिया हो सकता है, हाइपोकलीमिया हो सकता है, इजी ब्रूजिंग, मून फेज एंड बुफालो हम्प ड्यू टू इंक्रीज फैट, कार्डियक हाइपरट्रॉफी, ओस्टियोपोरोसिस, वीकनेस एंड फटीगेबिलिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपने याद होनी चाहिए कि हाइपर नाइट्रीमिया, हाइपोकलीमिया, इजी ब्रूजिंग, मून फेज एंड बफालो हम्प ड्यू टू इंक्रीज फैट, कार्डियक हाइपरट्रॉफी, ओस्टियोपोरोसिस, वीकनेस एंड फटीगेबिलिटी। इंक्रीज कॉर्टिसोल की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, बिकॉज कॉर्टिसोल इज़ एंटी इंसुलिन, और जिसकी वजह से हमारे पास इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज होता है। ठीक है, कशिंग सिंड्रोम की इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट 24 आवर यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल कर लो। बेस्ट इनिशियल टेस्ट टू एस्टैब्लिश द डायग्नोसिस ऑफ कशिंग सिंड्रोम इज़ द लो डोज ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, और टू लोकलाइज द लीजन, मतलब पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से हो रहा है या एक्टोपिक सोर्स है ACTH के रिलीज़ होने की, तो उसको चेक करने के लिए आपने हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करना है। इसको मैंने ऐसे याद किया है कि अगर आपको किसी चीज़ को ढूंढना होता है ना, तो आपको उसको ढूंढने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, किसी चीज़ को सर्च करने के लिए, तो उसमें सर्च करने के लिए टू लोकलाइज द लीजन, ठीक है, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन पिट्यूटरी एडिनोमा एंड एक्टोपिक सोर्स, हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। और अगर आपको ये देखना है कि कशिंग सिंड्रोम है या नहीं है, तो आपने ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करना होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन फॉर क्लैरिफिकेशन इज नोट दैट ACTH इज़ रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड वाइल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कॉर्टिसोल जो है वो कहाँ से रिलीज़ होता है, फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। तो अगर ACTH हमारे पास हाई होगा तो इसका मतलब क्या है कि पिट्यूटरी एडिनोमा है, कशिंग डिजीज़ इसको कहते हैं। और कोई एक्टोपिक सोर्स है डेट सिक्रीज ACTH, जैसे मोस्ट कॉमनली स्मॉल सेल लंग कैंसर में होता है, तो हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करवाने के बाद अगर कॉर्टिसोल का लेवल सप्रेस हो जाता है तो इट मीन्स के पिट्यूटरी हैज़ स्टॉप सिक्रीटिंग ACTH, दैट इज़ द प्रॉब्लम इज़ पिट्यूटरी एडिनोमा। ठीक
ठीक है। तो हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करवाने के बाद आपको कॉर्टिसोल देखना है। अगर कॉर्टिसोल का लेवल सप्रेस हो गया तो इसका मतलब कि जो लीजन है वो कहाँ पर है, पिट्यूटरी एडिनोमा में। अगर सप्रेस नहीं होता है तो इट्स मीन के अनदर कोई सोर्स है ACTH रिलीज़ करने का, एक्टोपिक सोर्स है, सच है स्मॉल सेल लंग कैंसर या कोई कार्सिनाइड ट्यूमर्स वगैरह है। ठीक है, GIT का ट्यूमर होता है ना ये। उसके बाद ऑन द अदर हैंड इफ़ देयर इज़ हाई कॉर्टिसोल, अगर हमें हाई कॉर्टिसोल मिल रहा है और ACTH का लेवल लो है तो इसका मतलब क्या है, देन देयर इज़ नथिंग टू डू विद द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई लेना देना नहीं है अगर आपको हाई कॉर्टिसोल मिल रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है आपके पास, एड्रीनल एडिनोमा में। ठीक है, एड्रीनल एडिनोमा बना हुआ है जो कि हाई एक्सेस कॉर्टिसोल रिलीज़ कर रहा है और मे बी द कॉर्टिसोल इज़ बीइंग रिसीव फ्रॉम द आउटसाइड, मतलब या तो पेशेंट एक्सेसिव इनटेक ऑफ कॉर्टिसोल कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि अगर आपको सप्रेशन हो जाती है हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट से तो पिट्यूटरी एडिनोमा है, नहीं होती द सोर्स इज़ एक्टोपिक। और अगर आपके पास हाई कॉर्टिसोल मिल रहा है और ACTH लो है तो पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो है वो इट्स सेल्फ एड्रीनल एडिनोमा में है या तो पेशेंट बाहर से जो है वो एक्सेसिव इनटेक ऑफ कॉर्टिसोल कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक याद करने के लिए है कि ACTH है उसका लेवल हाई है। ठीक है, एक्सेस ACTH फ्रॉम पिट्यूटरी एडिनोमा रिलीज़ हो रहा है तो हम इसको कशिंग डिजीज़ कहते हैं। और ये भी हो सकता है कि एक्सेस ACTH फ्रॉम एक्टोपिक ACTH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर यानी स्मॉल सेल लंग कैंसर या कोई कार्सिनॉइड ट्यूमर है। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कशिंग, जो पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से होती है उसको कशिंग डिजीज़ कहा जाता है। इसको लोकलाइज करने के लिए हम हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट करते हैं। अगर ACTH का लेवल लो मिल रहा है और कॉर्टिसोल का लेवल हाई है तो इसका मतलब कोई एड्रीनल एडिनोमा है या फिर कोई एड्रीनल ग्लैंड का ही कार्सिनोमा है या फिर एक्सेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है कॉर्टिसोल की एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है विच इज़ द चीफ कॉज। ठीक है, अगर कॉर्टिसोल सप्रेस हो जाता है, ठीक है, हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट से तो पिट्यूटरी एडिनोमा है, कशिंग डिजीज़ है। अगर हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट से सप्रेस नहीं होता है तो इसका मतलब एक्टोपिक ACTH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है, स्मॉल सेल लंग कैंसर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है आप क्या है कि ACTH इज़ रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी एंड फ्रॉम एक्टोपिक ACTH रिलीजिंग ट्यूमर सच है स्मॉल सेल लंग कैंसर। और कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो कहाँ से रिलीज़ होता है, एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज़ होता है। अगर ACTH लो होगा तो दिस रूल आउट पिट्यूटरी एंड एक्टोपिक कॉज। फिर हमें कहाँ वर्कअप करना है, हाई कॉर्टिसोल के ऊपर। ठीक है, कि आइदर ये ड्यू टू एड्रीनल ट्यूमर है तो हम एड्रीनल CT करवा सकते हैं और एक्सेस कॉर्टिसोल इनटेक कर रहा है। अगर ACTH हमें हाई मिल रहा है तो हम हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट की तरफ जाते हैं टू नो द लीजन। ठीक है, लोकलाइज द लीजन क्या आइदर पिट्यूटरी एडिनोमा है या कोई एक्टोपिक सोर्स है। इफ़ सप्रेस हो जाता है, लो कॉर्टिसोल हो जाता है तो इसका मतलब कशिंग डिजीज़ है, पिट्यूटरी MRI करवाना है। अगर सप्रेस नहीं होता, स्टिल हाई कॉर्टिसोल है तो इसका मतलब कोई एक्टोपिक लीजन है तो CT चेस्ट या एब्डोमेन करवाते हैं हम। ठीक है, तो डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट जो है वो एट नाइट दिया जाता है और फिर मॉर्निंग में इसका लेवल जो नोट किया जाता है। लो डोज जो है वो हम देते हैं, लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस। लो कॉर्टिसोल मिल रहा है तो इट्स मीन के नॉर्मल है। हाई या नॉर्मल कॉर्टिसोल मिल रहा है तो कशिंग सिंड्रोम है। और टू लोकलाइज द लीजन हम हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट करवाते हैं, इसमें 8 mg यूज़ होता है। लो कॉर्टिसोल मिल रहा है तो कशिंग डिजीज़ है। हाई या नॉर्मल कॉर्टिसोल मिल रहा है तो ACTH अगर लो है तो एड्रीनल इस कशिंग है। ठीक है, अगर ACTH हाई है तो एक्टोपिक ACTH है। समझ में आ गई बात? तो इसमें इतने ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती, बस लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट फॉर इनिशियल डायग्नोसिस कि कॉर्टिसोल हाई है या नहीं हाई है। ठीक है, और हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट जो है वो हम लीजन को लोकलाइज करने के लिए करते हैं। समझ में आ रही है?
तो ये बता दिया कि अगर आपको ACTH का लेवल हाई या नॉर्मल मिल रहा है और डिस्पाइट ऑफ ACTH लो है तो एड्रीनल के अंदर मसला है, ठीक है। और अगर आपको नॉर्मल या हाई कॉर्टिसोल मिल रहा है और ACTH भी हाई है तो इसका मतलब कि क्या है कि एक्टोपिक ACTH है। तो समझने के लिए अपने पास आप नोट कर लें इस चीज़ को। फिर वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है वॉमिटिंग, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस ड्यू टू लॉस ऑफ H हाइड्रोजन आइन गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। द बॉडी विल कीप कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ एसिड टू कंपनसेट द लॉस ऑफ H प्लस आइन बाय हाइपोवेंटिलेशन। मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में आपको क्या मिलता है, हाइपोवेंटिलेशन मिल रही होती है। हाई pH अल्कोलोसिस, हाई पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड, कंपनसेटरी हाइपोवेंटिलेशन होती है। हाई pH और हाई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कंपनसेटरी हाइपोवेंटिलेशन होती है इसमें। अल्कोलोसिस की कंडीशन है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई है तो ये कंपनसेटरी हाइपोवेंटिलेशन कहलाता है। उसके बाद हाइपरकैलेमिया कैन अकर सेकेंडरी टू एक्यूट किडनी इंजरी, लो GFR विथ ECG चेंजेस क्या हो सकते हैं। हाइपरकैलेमिया हमारे पास सेकेंडरी टू एक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकता है, ठीक है। विद ECG चेंजेस में हमें टॉल टेंटेड T वेव मिल रहे होंगे और वाइडेंड QRS कॉम्प्लेक्स नज़र आता है हाइपरकैलेमिया के अंदर। तो अगर हाइपरकैलेमिया विद ECG चेंजेस होगा तो यू शुड प्रोटेक्ट द हार्ट फर्स्ट, तो वी विल गिव IV कैल्शियम ग्लूकोनेट या फिर IV कैल्शियम क्लोराइड और कार्डियक मॉनिटरिंग करना है। फिर हम जो जाकर जो है ना फिर हाइपरकैलेमिया को डाउन करने के लिए इंसुलिन अपटेक करवाते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है कि पोटेशियम की अपटेक को इंक्रीज़ कर देता है। तो डायग्नोसिस क्या है हमारे पास, डायबिटीज़ मेलाइटिस की डायग्नोसिस हम लोग कैसे करते हैं। द फर्स्ट थिंग टू डू इन अ पेशेंट विद डीप पेनलेस हील अल्सर, के पेनलेस हील अल्सर के साथ आया पॉलीडिप्सिया पॉलीयूरिया वेट लॉस और फटीग है तो हमें ब्लड शुगर को ऑर्डर करवाना है। फिर स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया जैसा सम डिजीज़ जैसे निमोनिया, MI है, स्ट्रोक है या पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है तो उसमें आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं देनी, वो साइमल्टेनियसली खुद ही अपने इट सेल्फ लिमिटेड होता है, रिजॉल्व हो जाता है। और सीवियर पोस्ट ऑपरेटिव हाइपरकैलेमिया, तो ये अनदर केस है कि एन इम्पॉर्टेंट रीज़न टू रिमेंबर, अगर सीवियर पोस्ट ऑपरेटिव हाइपरकैलेमिया किसी को हुआ है तो रिमेंबर ड्यू टू एक्यूट किडनी इंजरी सेकेंडरी टू हार्ट फेलियर, इफ़ देयर इज़ पोटेशियम ग्रेटर दैन 6.4 we need to push it intracellularly quickly as this may lead to life threatening arrhythmia, give insulin plus glucose। अब देखो ये हाइपरकैलेमिया का केस है विदाउट ECG चेंजेस। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अरिथमिया से बचाने के लिए पहले आपको इंसुलिन प्लस ग्लूकोज दे देना है। गिव 10 यूनिट इंसुलिन इन 50 ml ऑफ 50% ग्लूकोज IV इन्फ्यूजन ऑफ ओवर 30 मिनट्स। तो 50% ग्लूकोज 50 ml आपने देना है 10 यूनिट्स, ठीक है। इफ़ कैल्शियम ग्लूकोड इज इन द ऑप्शन गिव इट फर्स्ट टू प्रोटेक्ट द हार्ट, ठीक है। रिमेंबर अगर ऑप्शन में आपके पास जो है हाइपरकैलेमिया के केस में ऑप्शन में जैसे ये MCQ आया हुआ भी था कि इंसुलिन प्लस पोटेशियम, इंसुलिन का ऑप्शन दिया हुआ है कि हाइपरकैलेमिया का केस है, ठीक है। और IV कैल्शियम ग्लूकोनेट का ऑप्शन दिया हुआ है तो यू शुड चूज़ IV कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द हार्ट। रिमेंबर क्रैकल्स एट द लंग्स, सैक्रल एडिमा, थिंक ऑफ हार्ट फेलियर, डू नॉट गिव IV फ्लूइड, ही इज़ ऑलरेडी ओवरलोडेड ड्यू टू हार्ट फेलियर। अगर इन हाइपरकैलेमिया के साथ पेशेंट में क्रैकल्स एट लंग्स मिल रहा है, सैक्रल एडिमा मिल रहा है, ठीक है, तो आपने समझ जाना है पेशेंट हार्ट फेलियर पे, तो इसमें कोई IV फ्लूइड्स देने की आपको ज़रूरत नहीं है, IV इन्फ्यूजन नहीं करवाना क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी जो है वो ड्यू टू हार्ट फेलियर उसमें जो फ्लूइड ओवरलोड हुआ है। तो रिमेंबर IV इंसुलिन विद ग्लूकोज विल मूव पोटेशियम इनसाइड द सेल टेम्पररीली, ठीक है। देयरफॉर IV नॉर्मल सेलाइन नीड्स टू बी गिवन, इफ़ नॉट एन ओवरलोडेड पेशेंट, हार्ट फेलियर का पेशेंट नहीं है तो आपने क्या करना है, IV इंसुलिन विथ ग्लूकोज, IV इंसुलिन विथ ग्लूकोज नॉर्मल सेलाइन में इन्फ्यूजन करके देना है, ठीक है। उसके बाद एक्यूट रिनल फेलियर है प्लस एन्यूरिया है प्लस सीवियर हाइपरकैलेमिया है, आपने क्या करना है, हीमोडायलिसिस, स्पेशली जब पोटेशियम का लेवल ग्रेटर देन 7.5 हो जाए तो आपने हीमोडायलिसिस करना है। ब्रेस्ट कैंसर
कहाँ पर मेटास्टेसाइज करता है, बोन मेटास्टेसाइज करता है, तो हाइपरकैल्सीमिया होता है, ड्रॉजीनेस एंड इंक्रीज थर्स्ट। तो फ्लुक्सेटिन लाइक ऑल अदर SSRI यूज फॉर डिप्रेशन, फ्लुक्सेटिन क्या कर सकता है, हाइपोनेट्रीमिया कॉज करवा सकता है। एक्सेसिव थर्स्ट, पेशेंट हाइपरकैल्सीमिया का हमेशा जो है वो पॉलीडिप्सिया के साथ प्रेजेंट करेगा, मतलब है एक्सेसिव थर्स्ट, ठीक है। तो नॉट विथ नेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, तो बी केयरफुल। तो ब्रेस्ट कैंसर का अगर आपको इस तरह का कोई सिनेरियो दे दिया, एक्सेसिव थर्स्ट के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, तो हाइपरकैल्सीमिया हुआ हुआ है। और उसके अलावा फ्लुक्सेटिन अगर वो SSRI ले रहा है, इट इज़ यूज फॉर डिप्रेशन, तो वो हाइपोनेट्रीमिया कॉज कर सकता है। एडिसन डिजीज़ में क्या होता है कि लो सोडियम होता है बट हाई पोटेशियम होता है, ठीक है, ये याद रखना है। हाइपोनेट्रीमिया विथ हाइपरकैलीमिया, ठीक है, और लो कॉर्टिसोल एंड लो एल्डोस्टेरोन होता है। तो रिमेंबर, इन एडिसन डिजीज़ हाई ACTH, लो कॉर्टिसोल, लो एल्डोस्टेरोन, तो हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन, हाइपरकैलीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है इसमें, ठीक है, और नोज़िया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन प्लस हाइपर पिगमेंटेड स्किन होती है, ठीक है। तो 3 हाइपो कंडीशन है, 2 हाइपर कंडीशन है और एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अल्कलोसिस नहीं होता है, एसिडोसिस होता है एडिसन डिजीज़ में। और फिर कशिंग डिजीज़ इज़ नॉट द सेम एज कशिंग सिंड्रोम, तो ये हमने पहले पढ़ लिया। कशिंग डिजीज़ जो है वो पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से होता है कि ACTH जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो जाके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू मेक देम सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल। और जो दूसरा कॉज हो सकता है वो बायलेटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है। और कशिंग डिजीज़ में जो है वो ACTH सप्रेस हो जाता है बाय लो ओवरनाइट और हाई डोज ऑफ डेक्सामिथासोन टेस्ट, ठीक है। लो डोज डेक्सामिथासोन या हाई डोज डेक्सामिथासोन से ACTH सप्रेस हो जाता है कशिंग डिजीज़ में। उसके बाद कशिंग फीचर्स क्या होते हैं, हाइपरटेंशन डेट रिक्वायर्ड ग्रेटर दैन 2 हाइपरटेंसिव एजेंट, ट्रंकल ओबेसिटी होती है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, मून फेज, स्ट्राई, कार्डियक हाइपरट्रॉफी, ओस्टियोपोरोसिस एंड लायबिलिटी टू इन्फेक्शंस। पे टॉक्सिक नोड्यूलर गॉइटर है। इसमें केस कैसे दिया हुआ होगा, अ लंप ऑन द फ्रंट ऑफ द नेक that moves on swelling and manifestation of hyperthyroidism, ठीक है। कोई लंप नेक पर मौजूद है, फ्रंट ऑफ द नेक पर, वो स्वेलिंग के साथ मूव कर रहा है, प्लस हाइपरथायरॉयडिज्म की मैनिफेस्टेशन दी हुई है क्वेश्चन में, तो ठीक फॉर टॉक्सिक नोड्यूलर गॉइटर, ठीक है। सम S&S फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म, पैल्पिटेशंस, टैकीकार्डिया, इंटॉलरेंस टू हीट, वेट लॉस, ठीक है, हैविंग गुड एपिटाइट के बावजूद भी वेट लॉस हो रहा है, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, स्वेटिंग, ये सारे फीचर्स इंटॉलरेंस टू हीट और वेट लॉस के अंदर ये बात आदमी दी गई होगी कि इन स्पाइट ऑफ गुड एपिटाइट, ठीक है, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, स्वेटिंग, तो ये चीज़ जो है वो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लेकर जा सकती है। अगर पेशेंट को पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, प्लस पैल्पिटेशन है, हाइपरटेंशन है, ट्रेमर्स है, थिंक ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होता है, पैल्पिटेशंस होती है, हेडेक होता है, हाइपरटेंशन होता है, फ्लशिंग होता है, एपिसोडिक, प्लस ट्रेमर्स एंड एंजाइटी। इट इज़ अ रेयर कैटिकोल सिक्रीटिंग ट्यूमर्स होते हैं ये, ठीक है। जो फियोक्रोमोसाइटोमा है ये रेयर कैटिकोल सिक्रीटिंग ट्यूमर्स होता है। 10% केसेस में ये बायलेटरल है, 10% में मैलिग्नेंट है, 10% में ये एक्स्ट्रा एड्रिनल केस भी होता है, 10% जो है वो फैमिलियल है, और 10% विदाउट हाइपरटेंशन भी प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, इनिशियल डायग्नोसिस में, इन्वेस्टिगेशन में 24 आवर यूरिन कलेक्शन ऑफ मेटानेफ्रिन्स, ठीक है, और फिर सर्जिकल रिमूवल ऑफ एड्रिनल ट्यूमर अगर आप करने जा रहे हो तो 1 वीक प्री ऑपरेटिवली आपने पेशेंट को अल्फ़ा ब्लॉकर्स देना है, फॉलोड बाय बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। अल्फ़ा ब्लॉकर का नाम याद रखना, फेनॉक्सीबेंजामीन। फिर सब एक्यूट थायरॉइडाइटिस, जिसको डिक्रोनियस थायरॉइडाइटिस कहा जाता है, टेंडर एंड पेनफुल थायरॉइड दैट में रेडिएट टू द लोअर जॉ, सही है, लोअर जॉ तक वो रेडिएट कर रहा होगा, और टेंडर और पेनफुल होता है सब एक्यूट थायरॉइडाइटिस। तो रिमेंबर, आइटिस से पेनफुल, नो इनलार्जमेंट, कोई इनलार्जमेंट नहीं होती इसके अंदर। थायरॉइड ऑटो एंटीबॉडीज़ जो है इसमें नेगेटिव होती हैं, इट इज़ इन्फ्लेमेशन नॉट अ ऑटो इम्यून डिजीज़। रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट करवाओगे तो
क्या करेगा, डिक्रीज़ कर देगा रेडियो न्यूक्लियोटाइड अपटेक को। नोट इन ग्रेव डिजीज़ में अगर हम रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक देते हैं तो ये इंक्रीज़ होता है, अपटेक इंक्रीज़ मिलती है। जबकि सब एक्यूट थायरॉइडाइटिस के केस में, जो कि डिक्रोनियन थायरॉइडाइटिस है, टेंडर एंड पेनफुल है, इसमें अपटेक हमें डिक्रीज़ मिलेगा। ठीक है, तो इफ़ देयर इज़ नेगेटिव थायरॉइड एंटीबॉडीज़ इट इज़ नाइदर ग्रेव और हैशीमोटोज़। ठीक है, दिस टू कंडीशंस आर ऑटो इम्यून से याद रखना, ऑटो एंटीबॉडीज़। सब एक्यूट थायरॉइडाइटिस जो है वो आफ्टर वायरल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, यानी कि जो आपके पास डिक्रोनियन थायरॉइडाइटिस है वो आफ्टर वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कोई यूटीआई वगैरह की हिस्ट्री हो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की हिस्ट्री रही हो, और इन सम स्टेम दिस इन्फो वॉन्ट नॉट बी गिवन। तो द क्वेश्चन में ये आपके पास नहीं गिवन होता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह हुआ था, तो आपके पास अगर ये दिया हुआ है कि थायरॉइड जो है वो पेनफुल है और रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट जो है वो डिक्रीज़ आया है, तो यू शुड कंसीडर सब एक्यूट थायरॉइडाइटिस। ठीक है, तो द पिक्चर ऑफ सब एक्यूट थायरॉइडाइटिस में क्या होगा, हाइपरथायरॉइडिज्म होगा, हाई T3 T4 एंड लो TSH मिलेगा, परस्पायरेशन, स्वेटिंग, पैल्पिटेशन, ट्रिमर्स। इनिशियली हाइपरथायरॉइडिज्म होगा, देन हाइपोथायरॉइडिज्म होगा। रिमेंबर इन ग्रेव डिजीज देयर इज हाइपरथायरॉइडिज्म एंड हैशीमोटो हाइपोथायरॉइडिज्म। पॉजिटिव थायरॉइड एंटीबॉडीज़ मिलती हैं दोनों कंडीशन में। ठीक है, ग्रेव हाइपर कंडीशन है, हैशीमोटो हाइपो कंडीशन है, और दोनों में पॉजिटिव थायरॉइड एंटीबॉडीज़ होती हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, किसकी ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं, सब एक्यूट थायरॉइडाइटिस की। सेल्फ लिमिटेड होता है, एज इट इज़ पेनफुल एंड इन्फ्लेमेटरी तो हम एनसेड यूज़ कर सकते हैं, आल्सो बीटा ब्लॉकर्स यूज़ कर सकते हैं टू कंट्रोल अरिथमिया एंड पैल्पिटेशंस। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट। और नोट दैट द पेशेंट वॉन्ट नॉट बी बेनिफिट फ्रॉम, अगर आप उसको कार्बिमाजोल दे दो या प्रोपाइल थायोयूरेसिल दे दो। ठीक है, क्योंकि जो सब एक्यूट थायरॉइडाइटिस है ये ट्रांजिएंट कंडीशन है, रिजॉल्व हो जाती है। फिर हमारे पास जो है वो थायरॉइड स्टॉर्म, थायरॉइड क्राइसिस आ जाती है। थायरॉइड क्राइसिस क्यों होती है, प्रेसिपिटेटेड बाय इन्फेक्शन, कोई चेस्ट निमोनिया वगैरह हुआ है, सिक पेशेंट विथ लो ग्लासकोमा स्केल। ठीक है, और पैल्पिटेशन है, ट्रेमर्स है, टैकीकार्डिया, फीलिंग वार्म, थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, इसमें अनकॉन्शियसनेस का वर्ड यूज़ नहीं किया, यहाँ पे कंफ्यूज का वर्ड यूज़ नहीं किया कि आप जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में सोचो। कफिंग, हाई टेम्परेचर, चेस्ट इन्फेक्शन को AFib में बी सीन ऑन ECG। सेकेंडरी टू थायरोटॉक्सिकोसिस, यू शुड रिमेंबर थायरोटॉक्सिकोसिस कौन से अरिथमिया का रिस्क इंक्रीज़ करता है, तो AFib को ये इंक्रीज़ करता है। तो व्हाट टू गिव टू मैनेज दिस पेशेंट, बीटा ब्लॉकर्स देना है, प्रोप्रानोल देते हैं हम IV या ओरल फॉर्म में। द यूजफुल एंटी थायरॉयड मेडिकेशन इन थायरॉयड स्टॉर्म इज़ प्रोपाइल थायोयूरेसिल। ठीक है, अगर थायरॉयड स्टॉर्म अगर कोई थायरॉयड स्टॉर्म नहीं है और कोई प्रेगनेंसी नहीं है तो कार्बिमाजोल इज़ द फर्स्ट लाइन मेडिकेशन फॉर थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, अच्छा, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम IV एंटीबायोटिक्स भी हमें देना है। ठीक है, अगर आपको ये कंफर्म हो जाता है कि थायरोटॉक्सिकोसिस एकदम से चीज़ें बिगड़ी नहीं आई है पेशेंट की, तो आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम IV एंटीबायोटिक भी स्टार्ट करवा देनी है। फिर आई साइंस ऑफ ग्रेव डिजीज़, व्हाट टू डू, TFT। ठीक है, थायरॉयड फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। इट इज़ सुपीरियर टू ऑटो एंटीबॉडीज एज वी नीड टू स्टैब्लिश द डायग्नोसिस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म फर्स्ट बिफोर लुकिंग इट्स एटियोलॉजी। तो आई साइन में क्या मिलता है ग्रेव डिजीज़ के अंदर, एक्सॉप्थेल्मोस मिलता है, एक्सॉम्फेलोज मिलता है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, लेट लैग, लेट रिट्रैक्शन, पेरिटिबियल मैक्सिडिमा, थायराइड एक्रोपेकी। इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं ग्रेव डिजीज़ में, एंटी थायरॉयड स्टिमुलेशन हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ आर मोस्ट स्पेसिफिक फॉर ग्रेव डिजीज़। ठीक है, और एंटी थायरॉयड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडी यानी एंटी TPO एंटीबॉडीज़ कैन बी फाउंड इन ग्रेव डिजीज़ बट इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। अगर स्पेसिफिक पूछेगा ग्रेव डिजीज़ के लिए तो जो एक अजीब सा नाम है आपके पास, एंटी थायरॉयड स्टिमुलेशन हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़, ये आपको चूज़ करना है। एंटी TPO जो है वो ग्रेव में भी मिल सकता है और हैशीमोटोज़ में भी मिल सकता है, बट दे आर मोस्टली फाउंड इन हैशीमोटो थायरॉइडाइटिस, ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, उसके बाद
NTTPO याद रखना है, ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म में ज़्यादा कॉमनली मिलता है। उसके अलावा और कौन सा ऑटो इम्यून, हैशीमोटोस थायरॉयडाइटिस विच इज़ हाइपो कंडीशन, ग्रेव डिजीज इज अ हाइपर कंडीशन बट बोथ आर ऑटो इम्यून डिजीजेस, ठीक है। फिर हाइपोग्लाइसीमिक एपिसोड इन डायबिटिक पेशेंट हु प्रेजेंट विद ड्रॉजीनेस कन्फ्यूजन, ठीक है, ड्रॉजीनेस कन्फ्यूजन और फटीग, ट्रेमर्स, ब्लड विजन एंड स्वेटिंग, इमीडिएटली चेक रैंडम ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। रैंडम अगर नॉट फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज नो टाइम, ठीक है। रैंडम ब्लड ग्लूकोज अगर पेशेंट आपके पास ER में प्रेजेंट किया है, ठीक है, और वो उसमें आपके पास टाइम नहीं है कि आप फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो चेक करो, और वो एकदम से ड्रॉजीनेस, कन्फ्यूजन, फटिंग, ट्रेमर्स और ब्लड विजन और स्वेटिंग के साथ आया, तो आपको रैंडम ब्लड ग्लूकोज को चेक करना है, क्योंकि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के लिए आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। फिर देन अगर टिंगलिंग, नमनेस, पैरेस्थेजिया, इनवॉलेंट्री स्पाज्म ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़ आफ्टर थायरॉयडेक्टोमी हो रही है पेशेंट को, तो इसका मतलब हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन है, ठीक है। व्हेन पैराथॉर्मोन इज़ लो देयर इज़ लो सीरम कैल्शियम, तो आफ्टर सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायरॉयड पैराथायरॉयड ग्लैंड में बी रिमूव और इंज्योर्ड, तो डिक्रीज पैराथायरॉयड हार्मोन हो जाता है और डिक्रीज कैल्शियम हो जाता है। तो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से पेशेंट को क्या होगा, ऑस्टियोमलेशिया होगा, विटामिन D डेफिशिएंसी, क्रॉनिक रेनल फेलियर हो सकता है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म पोस्ट ऑपरेटिवली, जिसको पोस्ट थायरॉयडेक्टोमी कहते हैं। पोस्ट थायरॉयडेक्टोमी के बाद हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हाइपोकैल्सीमिया के कॉजेज़ में ऑस्टियोमलेशिया आता है, क्रॉनिक रेनल फेलियर आता है, हाइपोमैग्नीशियमिया एंड हाइपरफॉस्फेटीमिया, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन कम होगा, सीरम कैल्शियम कम होगा, इंक्रीज फॉस्फेट हो गए। फीचर्स क्या होते हैं हाइपोकैल्सीमिया का, कि स्पाज्मोडिक न्यूरोनल हाइपर एक्साइटेबिलिटी हमें मिलती है हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में, हाइपर एक्साइटेबिलिटी मिलती है CNS की, ठीक है। स्पाज्म में स्पाज्मोडिक, ठीक है, तो स्पाज्मोडिक से ही आपको इसको याद रखना हाइपोकैल्सीमिया की फीचर्स को। स्पाज्म मिलेगा, पेरी ओरल पैरेस्थेजिया, ठीक है, एंजियस, सीजर्स, मसल टून इंक्रीज हो जाते हैं इन स्मूथ मसल्स, ओरिएंटेशन इम्पेयर्ड एंड कन्फ्यूजन, डर्माटाइटिस, ठीक है। इम्पेटिगो हर्पेटिफॉर्मिस रेयर एंड सीरियस कंडीशन है। और वोस्टिक साइन कार्डियोमायोपैथिक, प्रोलॉन्ग एक्यूटी इंटरवल ऑन ECG, ठीक है। ट्राउजर साइन क्या होता है, आफ्टर ऑक्लूजन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी रिस्ट फ्लेक्सेशन होती है, ठीक है, फ्लेक्जन होती है। और वॉट्सिक साइन क्या होता है कि टेपिंग ओवर, जब हम पैरोटिड के ऊपर टैपिंग ओवर करते हैं तो मसल की ट्विचिंग होती है, फेशियल मसल की ट्विचिंग होती है। शुड रिमेंबर ट्राउजर्स में क्या होता है, ब्रेकियल आर्टरी की ऑक्लूजन जब होने के बाद रिस्ट फ्लेक्जन होती है, ठीक है, रिस्ट फ्लेक्जन होती है। किसी चीज़ को ट्राउज़र से आ रहे हो, किसी चीज़ को आप टच करने जा रहे हो तो फ्लेक्स करने की ज़रूरत है। इससे याद रखो कि काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप एकदम से नहीं याद रख सकते। वॉस्टिक साइन क्या होता है, बहुत अच्छा सा नाम है, पैरोटिड के ऊपर टैप करेंगे तो ट्विचिंग ऑफ फेशियल मसल होगा, ठीक है। तो इसकी मैनेजमेंट क्या होती है हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया की, कि 10 मिलीलीटर ऑफ 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं इनिशियली हम, ठीक है। तो हाइपोकैल्सीमिया की मैनेजमेंट भी आपको पता चल गई कि 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है इनिशियली। देन हमारे पास CRD है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन कैन अकर सेकेंडरी टू स्मॉल सेल लंग कैंसर, वाटर रिटेंशन, डाइल्यूशनल हाइपरनाइट्रीमिया व्हेन द पेशेंट इज ओवर हाइड्रेटेड, ठीक है। कैन आल्सो अकर सेकेंडरी टू मेनिंजाइटिस, ठीक है। द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इन CRD इज फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, फ्लूइड ओवरलोड हुआ होता है, क्योंकि इफ़ फेल्ड तो हम क्या मेडिसिन के ऊपर लेकर आते हैं, टोलवेप्टन और डेमिक्लोसाइक्लिन, ठीक है। ये दो मेडिसिन है जो कि CRD में यूज़ होती हैं, लेकिन फर्स्ट मेन स्टेज ट्रीटमेंट क्या होता है, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन होता है। स्मॉल सेल लंग कैंसर, डाइल्यूशनल हाइपोनाइट्रीमिया सेकेंडरी टू मेनिंजाइटिस, और मेन स्टेज ट्रीटमेंट क्या होता है, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन। सब एक्यूट थायरॉइडाइटिस है। Palpitation, tremor, sweating features of hyperthyroidism usually after upper respiratory tract infection can also occur in a woman after birth, जिसको हम postpartum thyroiditis कहते हैं। postpartum thyroiditis क्या होता है कि inflammatory condition of the thyroid gland can occur after the childbirth. It include 2 phases. हाइपरथायरॉयडिज्म से ये स्टार्ट होता है
तो इसमें ट्रीटमेंट इज़ सपोर्टिंग बाय गिविंग आप बीटा ब्लॉकर्स दे दो फॉर पैल्पिटेशन, ट्रेमर्स एंड एंजाइटी। और सेकेंड फेज इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में आपने लेवोथायरोक्सिन कैन बी गिवन इफ सिम्टोमेटिक हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये फिर नॉर्मल पर आ जाते हैं पेशेंट, ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट पैल्पिटेशन, ट्रेमर, एंजाइटी के साथ आ रहा है तो आप उसमें बीटा ब्लॉकर देते हो, ठीक है। थायराइड इज़ यूजुअली टेंडर। पोस्टपार्टम थायरोडाइटिस कैसे होते हैं? यूजुअली टेंडर बट नॉट सिग्निफिकेंटली इनलार्ज। T3 एंड T4 जो है वो अपर नॉर्मल लिमिट होता है। TCH नॉर्मल भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक क्या होता है? डिप्रेस होता है। तो इस पेशेंट में हमें बीटा ब्लॉकर्स देना है टू कंट्रोल पैल्पिटेशन एंड टैकीकार्डिया, ठीक है। वी गिव बीटा ब्लॉकर इन थायराइड स्टेम एंड सब एक्यूट थायरोडाइटिस फॉर रेसिंग हार्ट, ठीक है। हार्ट को प्रोटेक्ट करना है आपको, तो आप बीटा ब्लॉकर दोगे। In all patients with severe hyperkalemia, potassium more than 6.5, the initial step is to protect the heart by giving IV calcium gluconate or IV calcium chloride. Do not tricked by hemodialysis in the option. You need to protect the heart first, ठीक है। तो हम इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।